हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, को पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम चैप्टर 1, 2 और 3 के वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो पहला है सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग क्या था? ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र से जोड़ते थे। दूसरा है कान लॉ। कान लॉ क्या था? वह कानून जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। यह ब्रिटेन के द्वारा लगाई गई थी। इसको बोला जाता था कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ। अगला है रिंडरपेस्ट। प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। वह बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली। रिंडरपेस्ट, जो कि प्लेग की तरह फैलती थी। अगला है ब्रेटन वुड्स। यूएसए में स्थित एक होटल का नाम है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस होटल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को ही ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस समझौते का नाम उस होटल के नाम पर ही रख दिया गया है। पांचवा है वस्तुओं का प्रवाह। अंग्रेजी शासन के समय गेहूं, सूती, ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का प्रवाह भारत से इंग्लैंड में होता था। श्रमिकों का प्रवाह। भारत में श्रमिक इंग्लैंड के श्रमिकों से सस्ते उपलब्ध थे, इसलिए अंग्रेज इन्हें इंग्लैंड चाय, कॉफ़ी, नील तथा तंबाकू के बागानों में काम करने के लिए ले जाते थे। होशे। ये होशे क्या है? दक्षिण अमेरिका के एक देश त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस के मेले का नाम है होशे। G77 विकासशील देशों का समूह जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए आवाज उठाई। वीटो। वीटो क्या है? वीटो एक निषेधाधिकार है। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। वीटो पावर कहा जाता है, जो कि चीन के पास है। अगला फैक्ट है आयात शुल्क या टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क टैरिफ कहलाता है। विनिमय दर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं एक अंक वाले प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला है मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दूसरा क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? दोस्तों, एल डोराडो किंवदंतियों के अनुसार एक सोने का शहर था। सोने का शहर। तीसरा है किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो पावर का प्रभावशाली अधिकार है? वीटो पावर किसके पास है? तो वो है यूएसए के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। चौथा क्वेश्चन है लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो फसल है आलू। कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया?
तो ये दो महत्वपूर्ण आविष्कार थे, एक तो रेलवे मतलब रेलवे, दूसरा भाप इंजन, क्या कह सकते हैं भाप इंजन और रेलवे, क्योंकि भाप इंजन के ही बाद रेलवे आया। अगला है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? क्योंकि उस टाइम पर महामंदी थी, महामंदी के कारण ये स्थिति पैदा हुई। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आठवां क्वेश्चन है, उस यूरोपीय देश का नाम लिखो जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। तो उस यूरोपीय देश का नाम है स्पेन। स्पेन ने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी। भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले कोई दो कारक बताइए। तो इसका आंसर है नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, और पूंजी। दोस्तों आगे आते हैं दीर्घ प्रश्न, 3 और 5 अंक वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव हुए? 3 उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव जो हुए, नंबर 1 आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी में बदलाव आया, भोजन बेहतर हो गया और औसत उम्र बढ़ने लगी। दूसरा गुलामों का व्यापार शुरू हो गया। तीसरा यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसलिए हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। अगला क्वेश्चन है दूसरा, 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने के क्या कारण थे? तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पर धार्मिक टकराव होते रहते थे, और इसके अलावा भी जो कारण थे वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बाद कम कीमतों में सामान का आयात और भयानक बीमारियों का फैलना, और इसके अलावा धार्मिक टकराव, ये 3 मुख्य कारण थे। तीसरा प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है नंबर 1 आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेजी से कमी आई। दूसरा भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का सामना करना पड़ा, और बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत से कपास का आयात आरंभ कर दिया। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है? भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में क्यों रहा? तो इसका आंसर है, जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। आई रिपीट कि जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में बाजारों में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई थी। भारत ने ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ, लेकिन जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी अधिक होती थी, और जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी कम होती थी। इसलिए ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम व्यापार अधिशेष को अच्छी तरह समझ सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? इसका आंसर है नंबर 1
युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए कठिन हो गया। दूसरा, ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना था। तीसरा, अमेरिका से लिए गए कर्जे की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे में डूब गया। युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसी समय सरकार ने भारी भरकम शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई करने की कोशिश की। इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गई। सातवां क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी के कारण बताइए। इसका आंसर है, महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा, यानी लगभग 1935 तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दूसरा, युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया और हजारों बैंक दिवालिया हो गए। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव पड़े वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक सिद्ध हुई। 1931 में महामंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। 9वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को नई दास व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को नई दास व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। इसको समझाना है उदाहरण देकर। तो आइए, नंबर 1, एजेंट मजदूरों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। एजेंटों द्वारा मजदूरों का अपहरण भी कर लिया जाता था। नई जगह की जीवन व कार्य स्थितियां कठोर थीं। वेतन बहुत कम था। काम ठीक से न कर पाने के कारण वेतन काट लिया जाता था और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार ना के बराबर थे। 10वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रवाहों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, वैश्वीकरण, किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होती है। पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो मुख्यतः कपड़ों, गेहूं के व्यापार तक सीमित था। दूसरा प्रवाह श्रम का है, जिसमें लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसमें अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए दोबारा से। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। और लास्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध का क्या अर्थ है। चीन पर अफीम युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। अफीम युद्ध का अर्थ,
जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिसको अफीम युद्ध कहा जाता है। आई रिपीट, जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिसको अफीम युद्ध कहा जाता है। और इसके परिणाम क्या हुए? चीनियों का शारीरिक व नैतिक पतन हुआ। चीन को हर जाने के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े और बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।